हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग के साथ हिंदी भी लेके चल रहे हैं बेटा। तो हिंदी में हमने पढ़ लिया था अलंकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, उभय अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार के 5 प्रकार होते हैं वो भी समझाए, फिर अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं वो भी समझाए। आज बेटा सेकेंड पार्ट है ये अलंकार का, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो हम पढ़ने वाले हैं अर्था अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अर्था अलंकार। और आज की क्लास में गारंटी देता हूं आप कभी नहीं भूल पाओगे, आपको बहुत मजा आएगा। और आज की क्लास जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ ली उसको फिर कोई दिक्कत पढ़ने ही वाली नहीं है, वो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएगा आज की क्लास के बाद, ये तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। तो सबसे पहले बेटा अर्थालंकार की बात करें तो मुख्यतः अर्थालंकार जो होता है, अर्थालंकार है क्या कि जब किसी भी अर्थ में अलंकार, मैंने आपको बताया था क्या होता है अलंकार, मतलब होता है गहना आभूषण, है ना, कि किसी की जो सुंदरता बढ़ाए, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, वो अलंकार है। ऐसे ही अर्थ में आकर जो शब्द अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न कर दें वो क्या होते हैं? अर्थालंकार होते हैं। जब अर्थ से, किसी चीज के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, समृद्धि उत्पन्न हो जाए, अच्छा लगने लगे आपको, तो वो क्या है? अर्थालंकार है। अब अर्थालंकार की बात करें तो सबसे पहले अर्थालंकार में हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 है बेटा। कौन कौन से हैं 5? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम और नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो अलंकार है बेटा वो है आपका उपमा अलंकार। क्या है बेटा? उपमा अलंकार। अब आपको समझना यह है कि उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार क्या है? तो बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, उपमा अलंकार का मतलब क्या है? उपमा का मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना, उपमा करना। तो आप जब कभी भी किसी चीज की किसी दूसरी वस्तु पे तुलना करते हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? वहां आपका उपमा अलंकार होता है। समझ गए? जब कभी भी आप किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु पे तुलना कर रहे हो तो वहां कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वहां कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कि किसी साधारण सी वस्तु की तुलना कर दो आप, बहुत, जैसे आपने गाना सुना होगा, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो कैसी? चांद सी महबूबा हो मेरी। तो आप क्या कह रहे हो? अपनी महबूबा की तुलना किससे कर रहे हो? चांद से। चांद तो पहले से फेमस है कि चांद बहुत खूबसूरत है। आप महबूबा की तुलना किससे कर रहे हो? चांद से कर रहे हो। तो यहां क्या हो गया? उपमा अलंकार। कि जब कभी भी उपमे की क्वेश्चन, अगर डेफिनेशन देखो, मैं आपको ये सिंपल से कहना चाहूंगा कि आपको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर लो। अगर आप नहीं करना चाहते, डेफिनेशन चाहते हो, तो मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिखने, मुझे बताने में कोई दिक्कत कोई है। तो जब कभी भी उपमे की तुलना उपमान से की जाए, है ना, शॉर्ट में लिखवाऊं तो फिर भी ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में समझते हैं। जब कभी भी उपमे की तुलना की जाए, किससे की जाए? उपमान से की जाए। उपमान से की जाए तो वहां क्या होगा बेटा? वहां आपका उपमा अलंकार होगा। वहां क्या होगा बेटा? उपमा अलंकार होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसमें भी आपको एक बात समझनी है, इसमें भी आपको एक बात समझनी है कि उपमा अलंकार में उपमा आ गया, उपमान आ गया। कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो हम थोड़ा सा ये और समझेंगे पहले कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए हर चीज। तो बेटा हम समझते हैं पहले, अगर हम बात करें उपमेय की कि उपमा, उपमेय होता क्या है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए उपमेय क्या होता है ना। तो उपमेय क्या है बेटा? जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या है? उपमेय है जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है बेटा? वो आपका उपमेय होता है। वो क्या होता है? उपमेय होता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरा है बेटा आपका उपमान। दूसरा क्या है? उपमान। अब उपमान क्या होता है? तो उपमान होता है, सेम चीज है लेकिन जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए। तो जिसकी की जा रही है वो तो उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान। अभी एग्जांपल में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले 3 चीजें और समझनी है आपको, 2 चीजें। एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है उपमेय उपमान का परस्पर समान गुण विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द। यानी कि वो शब्द
उपमेय, उपमेय, उपमान की विशेषता, विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द, व्यक्त करने वाले शब्द, यानी कि जो भी उपमेय उपमान के बीच जो संबंध बता रहे हैं, जो शब्द हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपका साधारण धर्म कहलाएंगे। क्लियर? एक आखिरी चीज और समझ लो, फिर खत्म करते हैं। आखिरी है आपका वाचक शब्द। आखिरी क्या है आपका? वाचक शब्द। अब ये वाचक शब्द क्या होते हैं बेटा? वाचक शब्द वो होते हैं जो इनका आपस में संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? इनका आपस में संबंध बताते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? वाचक शब्द। जैसे मैंने बोला सा, सी, से, समान, जैसा, ज्यों, सरिस, ये जितने शब्द ना बेटा, सा, सी, से, समान, सरिस, ज्यों, जैसा, ये सब क्या होते हैं? ये शब्द आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। अगर आपकी समझ में ना आए तो आपने एक गाना सुना होगा। मैंने क्या बताया? उपमा अलंकार किसकी तुलना की जा रही है? तो एक बताया मैं चांद में हूं। एक गाना आपने सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, है राज है इनमें गए, तारीफ करूं क्या उसकी। सुना है ना? तो बस वही गाना याद रखो, उपमा अलंकार सीख गए और ये सब चारों शब्द सीख गए। क्या सिखाया मैंने आपको? मैंने आपको बताया, एक सेंटेंस बताया मैंने आपको, जिसको आपको ध्यान से समझना है। वो सेंटेंस क्या है? ग्रीन से लिखता हूं, ये चांद सा रोशन चेहरा, बस इतना समझ लो आप। ये चांद सा रोशन चेहरा, बस इतना याद रखना है आपको, और कुछ नहीं करना। एक लाइन याद कर ली, गाना बताया मैंने आपको, आपने सुना होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा। बस आपको अगर ये याद है तो आप समझ जाओगे क्या उपमेय है। तो आप क्या कर रहे हो? तुलना कर रहे हो। किसकी तुलना कर रहे हो? चेहरे की। किससे कर रहे हो? चांद से। तो क्या हो गया? उपमा अलंकार, कि आप चेहरे की तुलना कर रहे हो चांद से, कि चांद सा रोशन चेहरा। समझ रहे हो आप? तो अब इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, सब चीज समझते हैं बहुत ध्यान से। तो आप बस देखते रहो। सबसे पहली बात करें कि ये चेहरा क्या है। तो आपको पता है चेहरा है जिसकी आप तुलना कर रहे हो, चेहरे की तुलना कर रहे हो ना, तो चेहरा क्या हो गया आपका? उपमेय। चेहरा क्या हो गया बेटा? उपमेय। चांद क्या है? जिससे तुलना कर रहे हो, चेहरे की तुलना किससे कर रहे हो? चांद से। तो चांद क्या हो गया? उपमान। रोशन मतलब खिला हुआ। तो रोशन क्या है? ये वो शब्द है जो तारीफ कर रहा है कि चांद सा रोशन चेहरा, सुंदर चेहरा। तो रोशन क्या हो गया? ये हो गया साधारण धर्म। ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा साधारण धर्म। अब क्या आ गया? सा। तो सासी से मैंने अभी बताया, सासी से कहां आता है? वाचक शब्द। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वाचक शब्द। अब आपके समझ में आ गया कि ये चांद सा रोशन चेहरा उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब कभी भी किसी चीज की दूसरी चीज में तुलना की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? उपमा अलंकार कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये चांद सा रोशन चेहरा, इसमें एक चीज रह गई, वो और लिख देता हूं, ये रह गई। ये जरूर लिखा मिलेगा, योजक चिन्ह लिखा मिलेगा। तो अब आपको ट्रिक बताओ इसकी पहचानने की। ट्रिक बताओ, सिंपल सी ट्रिक है। जब कभी भी, ध्यान से समझना मेरी बात, ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी, जब कभी भी योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए। योजक चिन्ह क्या होता है? ये जब कभी भी योजक चिन्ह आ जाए, किसके साथ में? योजक चिन्ह आ जाए साथ में वाचक शब्द के, साथ में वाचक शब्द के, तो समझ जाना वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां रूपक अलंकार होगा। कौन सा? उपमा अलंकार होगा बेटा। वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इतनी बात खत्म हो गई। किसी बच्चे को इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्या? कि जब कभी भी, ट्रिक क्या है, योजक चिन्ह दिख जाए, जैसे चांद सा दिख गई और बाद में क्या आ रहा है? वाचक शब्द आ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। क्लियर? अब उपमा अलंकार के भी 3 प्रकार होते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूं। वो 3 प्रकार के, ये आपने नहीं सुने होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे। ये तो 4 चीजें हो गई। पहला होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा, और तीसरा होता है बेटा मालोपमा। ये 3 चीजें क्या है, ये आपने नहीं सुनी होंगी, तो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है और बच्चों को पता नहीं होगा। तो पूर्णोपमा क्या है बेटा? अगर चारों चीजें आ जाए, ऊपर तो चारों चीजें लिखी ना, अगर वो चारों आए तो वो पूर्णोपमा है। वो क्या है? पूर्णोपमा। कि अगर उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, वाचक शब्द भी है, तो ये किसका उदाहरण था? ये पूर्णोपमा का उदाहरण था।
लुप्तोपमा क्या है? जब चारों ना आए, जब चारों ना, की तुलना तो हो लेकिन कोई एक चीज गायब कर दे, उपमान गायब कर दे, उपमेय गायब कर दे, साधारण धर्म गायब कर दे या वाचक शब्द गायब कर दे, इन चारों में से कोई भी एक चीज गायब कर दे तो क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा, कि कोई चीज लुप्त हो गई। मालोपमा क्या है? जब उपमेय तो एक हो, उपमेय एक, उपमान अनेक, उपमान अनेक, यानी कि जब उपमेय तो एक हो लेकिन उपमान एक से अधिक हो तो वहां क्या होता है? मालोपमा होता है, कि एक ही चीज की तुलना कर रहे हो लेकिन आपने चांद से तुलना कर दी, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की भी कर दी, उसकी बहन की भी कर दी, उसकी मम्मी की कर दी, कि तुम्हारा चेहरा भी चांद की तरह है, तुम्हारी बहन का चेहरा भी चांद की तरह है, तुम्हारी मम्मी का चेहरा भी चांद की तरह है, तो उपमेय तो एक रहा लेकिन उपमान तीन हो गए। तो जब कभी भी आप, सॉरी, हाँ थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, उपमेय एक रहे उपमान अनेक रहे, मतलब कि मैं तुलना तो तुम्हारी कर रहा हूं लेकिन तुम्हारी तुलना में चांद से भी कर रहा हूं, और तुम्हारे बालों को मैं कह रहा हूं घटाए जैसे हैं, है ना, झील जैसी गहरी आंखें हैं, तो तुलना तो एक ही इंसान की कर रहा हूं, लेकिन उपमान क्या हो गए? अलग अलग हो गए, बहुत सारे उपमान हो गए, तो वहां क्या हो जाएगा? मालोपमा हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका उपमा अलंकार, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहचान क्या बताई? योजक चिन्ह आएगा और साथ में क्या होगा? वाचक शब्द होगा, साथ में क्या होगा? वाचक शब्द होगा, और कहीं ना कहीं इसमें क्या करी जा रही होगी? तुलना की जा रही होगी, चांद सी महबूबा हो मेरी, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये सब किसके उदाहरण है? उपमा अलंकार के उदाहरण है। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन आ सकते थे मैंने बता दिया। अब इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैं आपको वो और बता देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए और अच्छे से, कि इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा। तो इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है, उपमा अलंकार का। लिख देता हूं फिर रफ करके अगले पे चलेंगे। वो है हरिपद कोमल कमल से। सबने सुना होगा, सभी बच्चों को याद होगा जो भी कभी भी हिंदी पढ़ा है। हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अगर आपने सुना है तो आपने जरूर सुना होगा हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के, यानी कि भगवान के। हरि किसके लिए कहा जाता है? भगवान के लिए कहा जाता है। कि हरि के जो पद मतलब पैर हैं वो कोमल है, किसके समान कोमल है? कमल के समान। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। क्यों? आपने तुलना कर दी, किसकी तुलना कर दी? पैरों की, हरि के, भगवान के पैरों की। किससे कर दी तुलना? कमल से। किससे कर दी बेटा? कमल से। और देखो क्या आ गया? वाचक शब्द आ गया। जैसे ही वाचक शब्द आ गया आपको समझ में आ गया कौन सा अलंकार है? उपमा। तुलना भी हो रही है और वाचक शब्द भी, यानी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ये कई बार पूछा गया तो याद रखना, हरिपद कोमल कमल से कौन सा है बेटा? उपमा अलंकार है। क्लियर? पहला अलंकार हमारा खत्म हुआ। आते हैं बेटा अगले अलंकार पे कि आपका अगला अलंकार क्या है। इसको रफ करते हैं जल्दी से ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सभी ने नोट कर लिया होगा, आई होप कि आप सभी नोट करते हुए चल रहे हैं अच्छे से, क्योंकि बेटा ये अलंकार पूछे जाएंगे। शब्द अलंकार मैंने कल बता दिया था, अर्थ अलंकार आज बता दूंगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो एक एक अलंकार करके समझा रहा हूं आपको। ये सबसे ज्यादा बड़ा था, इसमें तीन चार चीजें और बतानी थी। अब बाकी में कुछ बताना नहीं है मुझे, इसके तीन चार चीजें समझानी थी। उपमेय उपमान आप समझ गए हो एक बार, है ना, तो अब वो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, आपको समझ में आ ही चुका है। तो अब आपको और जल्दी और आसानी से समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमें क्या करना है। ठीक है बेटा? तो अगला अलंकार जो है बेटा वो है रूपक अलंकार। उपमेय और रूपक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों आप सेम ही मान के चलो। बस क्या फर्क है बता देता हूं। तो दूसरा है आपका रूपक अलंकार, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रूपक अलंकार, ठीक है बेटा? अगर हम बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन होती है जब उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप। लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, तो वहां क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। मैं शॉर्टकट में बताता हूं आपको, शॉर्टकट में लिख लो उपमेय इज इक्वल टू उपमान। यहां थोड़ा सा करना पड़ेगा काम, दोबारा से लिखना पड़ेगा। क्या बताया मैंने आपको? दोबारा से क्या लिख लो शॉर्टकट में? उपमेय इज इक्वल टू उपमान। बस बेटा ये आपकी ट्रिक है कि जब उपमेय ही उपमान बन जाए, शॉर्टकट में समझाऊं क्या,
कि आप पूरा मत देखो कि ये डेफिनेशन में याद की जरूरत नहीं है। उपमान का भेद रहित आरोप है, मतलब पहचान, भेद रहित का मतलब क्या होता है कि जब आप भेद ना कर पाओ कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, दोनों क्या हो, समान हो। तो वही तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, उपमेय इज इक्वल टू उपमान। तो पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जब उपमेय ही उपमान हो जाए। अब तक तो आप तुलना कर रहे थे किसी एक चीज की दूसरी चीज से, अब आप ये नहीं कह रहे कि भैया तुम्हारा चांद जैसा चेहरा है, अब आप ये कह रहे हो तुम ही चांद हो। अब क्या कह रहे हो आप, तुम ही चांद हो, तुम ही हो सब कुछ, मेरा तन मन धन जो हो तुम हो, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहां कैसा होगा, यहां आपका रूपक अलंकार होगा। तो आपको क्या समझना है कि जब कोई अंतर ना रह जाए, जब तुम ही हो सब कुछ, गाना है ना, तुम ही हो मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा दर्द जो है वो सब कुछ तुम ही हो, तो वो क्या है, रूपक अलंकार है। कि जब आप तुलना नहीं कर रहे हो किसी की, आप कह रहे हो कि तुम ही हो जो हो। इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझोगे, तो इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, एग्जांपल भी देता हूं। ट्रिक सिंपल सी है, ट्रिक से पहले एग्जांपल देता हूं। आपने जरूर सुना होगा, ट्रिक आपने देखी होगी, ट्रिक है आपकी चरण कमल बंदो हरिराई। ये जरूर सुना होगा आपने, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो ये क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मेरे प्रभु के चरण ही कमल हैं, कमल के समान नहीं है, चरण ही क्या है, कमल है। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब समझना क्या है बेटा, समझना यह है कि जब कभी भी योजक चिन्ह आ जाए तो वहां कैसा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। कह रहे सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी आपने उप में भी यही बोला, अब आप रूपक में भी यही बोल रहे हो। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर योजक चिन्ह के साथ सा सी से वाचक शब्द आए तो उपमा अलंकार, और अगर योजक चिन्ह आए लेकिन सा सी से ना आए तो रूपक अलंकार। खत्म हो गई, पहचान हो गई। आपको जब कभी भी योजक चिन्ह दिखे तो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, लेकिन साथ में सासी से नहीं आना चाहिए। अगर सासी से साथ में आ गया, सासी से समान, मैंने अभी वाचक शब्द लिखवाए हैं, अगर वाचक शब्द आ गया उसके साथ योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के बाद लिखा होता चरण से कमल, चरण सा कमल, सासी से कुछ भी लिखा होता योजक चिन्ह के साथ, तो वो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। लेकिन क्योंकि यहाँ सासी से समान जैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहां क्या हो गया, रूपक अलंकार। ये ट्रिक है, हमेशा काम करेगी, आप लिख लेना जरूर कि योजक चिन्ह जब भी आए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। एक एग्जांपल और देता हूं जो अक्सर पूछा जाता है, जो अक्सर पूछा जाता है, क्या है वो, आपने शायद ये भी सुना हो। ये पहला था, दूसरा है मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब भैया मुझे तो चंद्र चाहिए, चांद चाहिए खेलने के लिए, चांद खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए। उसको क्या पता चांद कितना सुंदर है कितना नहीं, वो तो कह रहा है मुझे ये चांद चाहिए, खेलना है मुझे इससे। बच्चा क्या कह रहा है, भैया मैं तो चंद खिलौना ले, मुझे चांद चाहिए खेलने के लिए, चांद खिलौना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चांद जैसा नहीं चाहिए। तो जब मैं खिलौने को क्या कह रहा हूं, चांद ही खिलौना है, और बीच में क्या दिख गया, पहचान क्या बताई मैंने आपको, बीच में क्या दिख गया, आप जाके चेक करना किसी भी किताब में, आपके पास कोई ना कोई हिंदी किताब तो होगी, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, देखना हमेशा रूपक अलंकार के एग्जाम्पल में ये जरूर होगा, ठीक। और 90% कह रहा हूं, मेरा 10% गारंटी है, 90% क्वेश्चन में होगा। एक आध अपवाद ढूंढ के ले आओ तो उसकी गारंटी नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको तरीका बता दिया कि उपमेय उपमान एक जैसे होंगे, यानी कि जरूर किसी ना किसी दो चीजों की बात चल रही होगी, और लेकिन उन दोनों में अंतर नहीं बता पा रहे होगे। आप एक चीज को दूसरी चीज कह रहे होगे, एक चीज को दूसरी चीज कह रहे होगे, तुम ही तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरे जहान हो, तुम ही सब कुछ, तुम ही धरती, तुम ही आसमान, है ना, तो तुम ही हो जो हो, तो वहां क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना समझ में आपके आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे ज्यादा ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इन तीनों से। अर्थालंकार में सबसे ज्यादा इन तीनों से पूछा जाता है। अब ये क्या है, फिर से उपमेय उपमान ही है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां क्या होगा बेटा, उपमेय उपमान क्या मैं पहले बता चुका है ना। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब यहां ना तो उपमेय है ना उपमान है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी ट्रिक बता, इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यह है कि मान लो ऐसा है, वहां उत्प्रेक्षा है, तो इसके लिए कुछ शब्द है जो आपको याद करने हैं, वो शब्द आप याद कर लो, उत्प्रेक्षा अलंकार निपट जाएगा। वो शब्द क्या है, मनु मनु, मनो मनु मनहु,
मैं लिखता हूं मनो, मानो, मनु, मनहु, और इसके बाद इन सब में ज्यादा लगा दो तो जनो, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। जब कभी भी आपको ये शब्द दिख जाए जो मैंने लिखे हैं तो आप समझ जाओ वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो, मन, मानो, मनु, मानहु, जनो, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। जब कभी भी ये शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाना वहां कौन सा अलंकार है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जब कभी भी ये शब्द दिख जाए, ये ट्रिक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, कि यहां मान लो ऐसा है, उपमेय में उपमान की संभावना कि मान लो ऐसा हुआ है, माना जाएगा, है ना, कंफर्म नहीं होगा, माना जाएगा। तो इसके एग्जांपल आप 99% क्वेश्चन देखोगे, 90% बोल रहा हूं बार बार कि ट्रिक काम करेगी ही करेगी, इसको रोक नहीं सकते आप। चाहो तो चेक कर लेना आज किताब में जाके, कोई क्वेश्चन ना दिखे, कोई दिक्कत हो तो मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, सामने ऊपर नंबर दिख रहा है आपको। क्लियर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, जिससे एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझोगे, जो मैंने रस में भी आपको कराया था एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या है कि उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये हो गया बेटा आपका एग्जाम्पल। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब आपसे पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है ना, इसमें कौन सा अलंकार, दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने देखा क्या, मानो, जैसे ही मानो दिख गया तो आपके समझ में आ गया कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। इससे अच्छी ट्रिक मिलेगी कोई बताएगा आपको, इससे आसान ट्रिक, इससे आसान ट्रिक कोई क्या बता सकता है मुझे बताओ। जैसे ही मनो, मानो, मनो, मनो, जानो, जानो, जनो, जनो, जो दिख जाए तो समझ जाओ वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर हो कोई बात, आगे बढ़े। तो ये था आपके दो अलंकार। अगले दो अलंकार और समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मुझे कुछ और पढ़ाने। टोटल हम 10-11 अलंकार पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरू के बता रहा हूं ना, उसी क्रम से बता रहा हूं जिस क्रम से इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने तो 11 के 11 ही है, मैं कुछ नहीं भरोसा पढ़ाऊंगा सिर्फ, और भी होते हैं 11 के अलावा भी 1-2 बच जाएंगे, लेकिन ये 11 अक्सर पूछे गए हैं। तो जो पूछे गए एग्जाम में वो तो मैं छोड़ना चाहता नहीं हूं, इसलिए वो करा रहा हूं। बाकी फालतू के और भी 1-2 मिल सकते हैं आपको, लेकिन 11 से क्वेश्चन बने हैं पेपर में, तो पहले वो करा रहा हूं जो बने हैं, और उसी क्रम में करा रहा हूं जिस क्रम में इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा उपमा, उपमा के बाद रूपक इंपॉर्टेंट है, रूपक के बाद उत्प्रेक्षा इंपॉर्टेंट है, और उत्प्रेक्षा के बाद जो अक्सर पूछा जाता है वो है अतिशयोक्ति। चौथा क्या है बेटा, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब ये अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, तो शॉर्टकट में समझते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार को शॉर्टकट में समझते हैं कि जब बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, शॉर्टकट में लिखता हूं, ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। जब बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, हाइपर बोला सुना होगा ना आपने, कि जब हम बात को खूब बड़ा चढ़ाकर कहते हैं वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपने गाना सुना होगा, ना गजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तो ये आपको भी पता है कि इतनी तारीफ, इतना सुंदर कोई नहीं है कि तुमने कुछ किया नहीं, फिर भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो कहते हैं ना, अपने वाली तो गधी भी परी लगती है, तो वही वाला सीन है यहाँ पे कि अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के आप तारीफ कर रहे हो, तो वहां कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी आप खूब ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहते हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा, वहां आपका उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, कि जब आप इतनी तारीफ कर दो किसी की कि कुछ आपको समझ में ही ना है ना, इतनी बड़ा चढ़ाकर बातें कर दो कि आपकी समझ में ना आए कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा।
का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपने चेतक के बारे में सुना होगा, हनुमान जी के बारे में सुना होगा, वही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे आते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई डाउट आपको ना रह जाए। तो सबसे पहला है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पहला एग्जाम्पल क्या है जो इसका पूछा आता है सबसे ज्यादा, कि आगे नदियां बड़ी अपार, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह आपकी हो गई। क्या इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपने सभी ने सुना होगा कि आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि आपने देखा ये कि एक आपने सुना होगा कि राणा जी का जो चेतक था घोड़ा, उनके घोड़े का नाम था चेतक, वो खूब लंबी खाई कूद के चला गया था, है ना। तो उसी का ये दिया है कि आगे नदियां बड़ी अपार, एक पूरी खाई है बड़ी सी, और घोड़ा कैसे पार करे उस इतनी बड़ी खाई को। तो राणा ने सोचा इस पर, राणा ने इस बार सोचा ही था कि मैं कैसे करूं, कैसे पार करूं। इतनी देर में चेतक कहां पहुंच गया था, पार करके उस पार पहुंच गया था नदी के। तो ये कहा गया, तो ये क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार के खूब बड़ा चढ़ाकर कह दिया। एक खाई को पार करना आसान नहीं होता, तो ये खूब बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात है, ऐसा माना जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ना, वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल, जैसे शायर कमन, जैसे खिलता गुलाब, जैसे जैसे चलता जाएगा। तो उसने इतनी तारीफ कर दी है जो पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे जैसे करते जाओ, तो यहां खूब बड़ा चढ़ा के तारीफ करो तो वहां क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो ऐसे गाने वाने याद रखो, इससे आपको दिमाग में बच जाएगा और कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक और है इसकी एग्जाम्पल है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार, कि हनुमान जी की पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो ये भी बेटा बहुत बार पूछा जाता है, क्या, कि हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात कि जब हनुमान जी, आपने पता होगा कि हनुमान जी लंका में जाते हैं, रावण सीता जी को निशानी देने की हम लोग आपको लेने आ रहे हैं माता जी, तो जब वो पहुंचते हैं वहां पे तो उसको पकड़ ले जाता है मजबूरी में। तो जब हनुमान जी पकड़ ले जाते हैं, पकड़े को खुद पकड़े जाते हैं वो जानबूझ के, वो चाहते हैं मिलना, तो इसलिए वो पकड़े जाते हैं। तो तब उनकी कहा जाता है कि भाई वानर को मारना तो अपराध है, तो आप एक काम करो, दूत है क्योंकि ये, तो इसको जला, इसकी पूंछ जला दो, क्योंकि बंदर को उसकी पूंछ से बहुत प्यार होता है। तो भैया कपड़ा लेते हैं तो उनकी पूंछ बड़ी होती आती है, कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो इसमें उसी के बारे में वर्णन किया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई है, कि उनसे आग ना लगी, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग, कि उन्होंने आग लगाई सोने की लंका, हनुमान जी उड़े, पूरी लंका जल गई, लेकिन उनकी पूंछ पे जरा सी भी आंच नहीं आई। जिसको जलाया है, जिससे उन्होंने पूरी लंका जलाई, उस पर बिल्कुल भी आंच नहीं आई। तो ये कहा जाता है कि अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चलाकर कह रहे हो कि यार जिस चीज से आप पूरी लंका जला दी आपने इतनी बड़ी, और उस पर इतनी सी खरोच नहीं, ये कैसे संभव है। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है इसे। ऐसी बातों में क्या, ये सच है, ये भी सच है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि खूब बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, तो यहां क्या होता है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं बच्चे अगले पे, पांचवा जो है, पांचवा है आपका मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार क्या है बेटा, मानवीकरण अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे या प्राकृतिक वस्तुएं हैं, शॉर्टकट में बताऊं, प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीय भावना के द्वारा दर्शाया जाएगा। शॉर्टकट में लिख लो, प्राकृतिक वस्तु इज इक्वल टू मानवीय भावना। ये शॉर्टकट हो गया,
कि जब कभी भी किसी प्राकृतिक वस्तु को, पेड़ को, पौधे को, पर्वत को, झाड़ी को या फिर आपका झील को किस पे दर्शाया जाए, मानव के अनुसार दर्शाया जाए, तो वहां क्या होता है, मानवीय का अलंकार होता है, जिसका अभी अपने गाना सुना था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें, है राज में इसमें गहरा। सुना है ना आपने? तो चांद सा रोशन, चांद क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, आप उसकी तुलना किससे कर रहे हो, चेहरे से कर रहे हो, तो चांद प्राकृतिक है। झील कैसी है, झील प्राकृतिक है, आप तुलना किससे कर रहे हो, झील सी गहरी आंखें, तो आप आंखों की तुलना मानव के अंगों का, मानवीय भावनाओं का, मानव की फीलिंग्स का जो तुलना कर रहे हो आप प्राकृतिक वस्तुओं से कर रहे हो। जब प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना मानव की चीजों से की जाती है, मानवीय भावनाओं से की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल तो आएगा नहीं कि चांद सा रोशन चेहरा, तो इसका एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैं उस पर बता देता हूं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसका एग्जाम्पल जो पूछा जाता है क्या होता है, सबसे ज्यादा पूछे आने वाला, फूल हंसे कलियां मुस्काई। मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे फूल तो हंस रहे हैं और कलियां क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं, जबकि आपको पता है कि फूल कभी हंस नहीं सकता और कलियां कभी मुस्कुरा नहीं सकती, लेकिन आप कह रहे हो। तो क्योंकि आप यहां कह रहे हो तो यहां कौन सा अलंकार होगा बेटा, मानवीकरण अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी फूल हंस नहीं सकते, कलियां मुस्कुरा नहीं सकती, लेकिन आप कह रहे हो, यानी कि आप उसको मानवीय भावनाओं में प्रकट कर रहे हो, किसको, प्राकृतिक वस्तुओं को, तो यहां कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर इतनी बात। अब आते हैं बेटा अगले पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर इतना आपकी समझ में आ गया तो अब आते हैं बेटा छठे पे। छठा है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, सर ये तो हमने सुना ही नहीं, कोई बच्चों ने नहीं सुना होगा अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार की बात करें बेटा तो इसमें क्या निकल कर रहा है, अन्य उक्ति। अन्य उक्ति, तो आप इसको ऐसे रखो, अन्य व्यक्ति। जब किसी चीज की तुलना किसी और को कही जाए, किसी और से कुछ कहना हो लेकिन कह रहे हो किसी और पे डाल के, तो वो क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। वो क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। या शॉर्टकट में बताओ ना, ताना। जब भी किसी को आप ताना दे रहे हो, व्यंग्य कस रहे हो, तो वहां क्या होगा, वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। या आप शॉर्ट में कह सकते हो, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये मैंने बनाया, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, कि कहना तो आपको किसी और को है, उससे आप कह नहीं सकते, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी और को कह रहे हो। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो यहां क्या हो जाएगा, जब कभी भी ऐसी बात होगी कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मतलब कहना किसी और को कुछ चाह रहे हो और क्या है किसी और, जैसे हमारे घर वाले कभी कभी करते हैं, पापा मम्मी ने बिठा लिया तो उसका उनका बेटा तो देखो मम्मी के सामने जान से बोल रहे हैं, अरे उनके बेटे ने ना ये किया, तो सुनाना आपको चाह रहे हैं लेकिन कह किससे रहे, मम्मी से। तो सुनाना आपको चाह रहे लेकिन कह मम्मी से, तो यहां क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा, कि जब कहना किसी से कुछ और हो लेकिन कहा किसी और के ऊपर डाल के जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। अगर हम बात करें बेटा इसके एग्जांपल की, तो आप कितनी बात समझ में तो आ गई कि जब भी कहा किसी और से आ रहा है और सुन कोई और ले, तो वहां क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। अगर एग्जांपल की बात करें, सबसे ज्यादा पूछे आना बेटा वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आप लिखिएगा। एग्जांपल है आपका, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। नहीं पराग नहीं पराग नहीं मधुर महु, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो, अली कली ही सो बिंधियो, अली कली ही सो बिंधियो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ये किसका है बेटा, यह आपका अन्योक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो वही एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। इसमें क्या हुआ है, इसमें बेटा बौहरे की तुलना राजा जयसिंह से की है, कि जब राजा जयसिंह की नई नई शादी होती है ना, तो वो
पत्नी मोह में प्रेम में खो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, तब कहा जाता है भौरे पे तुलना करके कि भैया ध्यान दो विकास पर। किस पे ध्यान दो? आगे बिंदु, आगे कौन हवाल की, किसके हवाले करे? विकास पे ध्यान दो, वरना आप तो मधुर मधु में खो गए हो, आप तो प्रेम में खो गए हो। तो भौरे की तुलना करते हैं कि भौरा कलियुग के पीछे क्या है? मधुर मधु में, यानी कि शहद में पागल हो चुका है, उसको कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो आप उसकी तरह क्या होते जा रहे हो? पागल होते जा रहे हो, आगे कुछ नहीं सोच रहे हो। तो ये ताना दिया गया था राजा जयसिंह को, है ना। तो यहां कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है, कि जब कहा किसी और से जाए लेकिन किसी और को संकेत करके कहा जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आते बेटा सातवें पे। तो सातवां अलंकार आपका जो है, तो सबसे ज्यादा पूछे आता है, वो है संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? संदेह अलंकार, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा है। संदेह अलंकार मतलब जो आपको किसी चीज में डाउट हो, जब आपको किसी चीज का डाउट हो, वहां क्या है? संदेह अलंकार, कि ये ऐसा है या ऐसा नहीं। जहां संदेह बना रहे, क्लियर ना हो संदेह, क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत है। जब तक संदेह संदेह ही है, आपको क्लियर नहीं है कि ये क्या है, वहां क्या है? संदेह अलंकार है। इसके एग्जाम्पल देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके एग्जाम्पल में समझोगे आप। तो इसका एग्जाम्पल है जो बहुत अच्छा है और आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, आप सभी ने पढ़ा होगा, सारी बीच नारी है। सभी ने सुना होगा, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। साड़ी मतलब पहनने वाली साड़ी जो लड़कियां पहनती है ना, उसकी बात चल रही है। कि सारी के, किसी ने देखा कि लड़के साड़ी पहनेगी, तो पूछ रहा है कि सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। मतलब संदेह बना हुआ है कि भाई ये सारी की नारी है, नारी की सारी है। कंफर्म नहीं हो रहा कि साड़ी के बीच में नारी है या नहीं है किसी चीज को देख के। तो जब संदेह बना रहे, कई बार पूछा गया एग्जाम्पल, तो इसलिए याद रखना यहां कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, जब आपका संदेह बना रहे, संदेह क्लियर ना हो। ठीक है, अगला होता है आठवां, इसी का जुड़वा भाई, उसे मैं जुड़वा भाई कहता हूं संदेह अलंकार का, वो है भ्रांतिमान अलंकार। इसलिए दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में फर्क क्या है? भ्रांतिमान अलंकार में आपको भ्रम होता है कि आपने किसी चीज को देखा और आपको लगा ये कोई और चीज है, कोई और चीज है, लेकिन बाद में आपका भ्रम पता दूर हो गया कि अरे यार ये मेरा भ्रम था, ये वो चीज थी। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में गए, आपने रस्सी पड़ी हुई है और आपने उसे देख के अरे ये सांप है, आपको लगा क्या वो सांप है। जब आप रस्सी में गए, अरे यार ये तो क्या था, ये तो हमारा रस्सी थी, तो आपका भ्रम दूर हो गया। तो ये क्या है? जब किसी चीज का, आपको किसी चीज को किसी दूसरी चीज का भ्रम, संदेह बना रहेगा तो संदेह अलंकार, और आपको किसी चीज का भ्रम हो रहा है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार, जहां भ्रम बना रहे, है ना। जहां आपको भ्रम हो किसी एक चीज का, किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, तो वहां क्या होता है? आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अक्सर पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनेंगे, कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, मतलब कि जो हंसनी है वो ओस की जो बूंदे होती है ना, पानी की बूंदे, उन्हें मोती समझ के क्या कर रही है? चुग रही है। तो उसे क्या हो रहा है? उसे भ्रम हो रहा है कि ये जो बूंदे पड़ी हुई हैं ये क्या है? ओस की बूंदे। वो उन्हें मोती समझ रही है, तो उसको भ्रम लग रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो मोती को चुगेगी, समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये मोती नहीं है। तो यहां उसको भ्रम हो रहा है ओस बिंदुओं का। किसमें? ओस बिंदु क्या समझ रही है वो? मोती समझ रही है। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया बेटा? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? भ्रांतिमान अलंकार हो गया। क्लियर? अब आठवें के बाद अगले अलंकार पे आते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं सारे कराने की, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जितने मुझे पता है, जितने मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, वो कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक एग्जाम्पल बताने की। कोई भी एग्जाम्पल मैं छोड़ना नहीं चाहता। संदेह हो गया, भ्रांतिमान हो गया, अगला है आपका विभावना। एक एक लाइन के हैं वैसे तो। विभावना क्या होता है बेटा? विभावना अलंकार होगा, विभावना मतलब अभाव। इसमें क्या आ रहा है? अभाव। जब बिना कारण के सब कुछ होगा, मतलब बिना किसी कारण के कोई काम अगर हो रहा है जिसका ना कोई कारण है ना कोई वजह है,
तो वहां क्या होगा? विभावना। कारण के अभाव में जब कोई कारण होगा तो वहां क्या होगा? विभावना अलंकार। इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल जो अक्सर पूछा जाता है और बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि देखो रिपीट जो होते हैं हमें वही करने चाहिए जो अक्सर आए और आप ना कर पाओ, है ना, तो वही हमें करने। तो इसका एग्जाम्पल जो है बेटा वो है बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी, बिनु बानी वक्ता बढ़ जोगी। अर्थात इसका मतलब क्या है भाई? ये कई बार पूछा गया है कि बिना पैर के तो चल रहे हैं, कौन चल रहे हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की बात चल रही है। यहां पे इसका जो अर्थ निकल के आता है कि बिना कारण कि ब्रह्मा बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं बिना किसी प्रकार के, आनंद रहित सकल रस भोगी कि मुंह नहीं है लेकिन फिर भी रस चख रहे हैं, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी कि मुंह नहीं है लेकिन वाणी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो ये क्या हो चलिए बिना कारण के कोई काम हो रहा है, बिना किसी वजह के कोई कारण हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। ये कई बार पूछा गया, इसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो, तब तक मैं आता हूं अगले अलंकार पे। इससे अगला 10वां अलंकार जो है, जैसा कि मैंने बोला था कि कोशिश करूंगा 11 के 11 अलंकार आपको कराऊं, तो कोशिश वही जारी है कि आपको 11 के 11 अलंकार पूरे कराऊं जितने आते हैं। एक आध और कराने की कोशिश करूंगा अगर मैं करा पाया तो, लेकिन मैक्सिमम जितने आते हैं वो तो मैं आपको करा ही रहा हूं, ठीक है बेटा। तो अगले की अगर बात करें विभावना के बाद, तो इसके बाद जो अगला अलंकार है बेटा वो है प्रतीप अलंकार। शायद आपने ना सुनाओ, प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब क्या होता है? तो बेटा याद रखना, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, और इसको आप शॉर्टकट में याद रख लो, ये किसका उल्टा है? उपमा का उल्टा, ऐसे याद रख लो, उपमा का उल्टा। तो प्रतीप अलंकार जो है बेटा वो उपमा का उल्टा है। अर्थात जब कभी भी तुलना हो रही हो, लेकिन अब तक उपमे की उपमान से हो रही थी, अब उपमान की उपमे से हो रही हो। मतलब मैं अगर बेटा चांद की तुलना कर दूं अपने से, जब मैं अपनी तुलना कर रहा हूं, अपनी गर्लफ्रेंड है, कोई बीवी है, कुछ भी है ना, मैं अपने कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड की तुलना कहता है कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं कह दूं चांद तुमसे कम सुंदर है, चांद तुम जैसा सुंदर है, तो वो क्या हो जाएगा कि आप यार चांद की तुलना किससे कर रहे हो? इनसे कर रहे हो, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहे हो। तो आपने वहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार, कि जब अपनी गर्लफ्रेंड की तुलना आप चांद से कर रहे हो, वहां तो हो गया उपमा अलंकार। ठीक है भाई कि चांद जैसा चेहरा है तुम्हारा, लेकिन आपने कह दिया कि चांद जैसा चेहरा नहीं है, चांद जैसा चेहरा नहीं है, चांद चेहरे जैसा है, तो वहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा एक शायरी, बहुत मैंने कभी बहुत पहले कभी सुनाया करता था कि तुम मोहब्बत हो मेरी मैं आशिक हूं तुम्हारा, तुम मोहब्बत हो मेरी मैं आशिक हूं तुम्हारा, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, मैं कहता हूं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। कि आप क्या कह रहे हो कि चांद तुम्हारा टुकड़ा है, तो आप यहां क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार के। जब आप उल्टा कर दो कि भाई साहब जो चीज प्रसिद्ध है उससे आप तुलना कर रहे हो तो उपमा अलंकार, लेकिन जो चीज प्रसिद्ध है उसकी तुलना कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा प्रतीप अलंकार। इसका जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छा है बेटा, प्रतीप अलंकार का जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा मैं बताता हूं आपको, क्योंकि प्रतीप अलंकार में क्या होगा ना, तुलना बहुत होगी। तो इसमें रामचंद्र जी का और जमुना का है। क्या है एग्जाम्पल? उतरी नहाए जमुन जल, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। इसका एग्जाम्पल है बेटा उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, जो शरीर समश्याम।
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जब रामचंद्र जी यमुना जी के नल में नहाए तो यमुना का रंग उनके जैसा हो गया। यमुना का रंग जो काला है, आपने देखो पानी जो होता है, अगर आप देखोगे जब गंगा जमुना मिलती है तो पानी का कलर अलग अलग दिखाई देता है, कि उनका कलर ऐसा क्यों है, क्योंकि जब रामचंद्र जी ने उसमें नहाए तो उनका यमुना जी का कलर कैसा हो गया, राम जी जैसा हो गया। तो आप क्या कह रहे हो भाई, जमुना में ना कि राम जी का जमुना जैसा होता है, समझ में आता है, लेकिन आप प्राकृतिक वस्तु की जमुना की तुलना किससे करो कि रामचंद्र जी जब नहाए तो जमुना का रंग कैसा हो गया, रामचंद्र जी जैसा हो गया, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब चांद सा रोशन चेहरा नहीं है, चेहरे जैसा चांद है, तो उल्टा कर रहे हो आप, तो वहां क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। आखिरी 11वां अलंकार जो है, जो सबसे ज्यादा एक आध इसकी भी आपने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, वो है बेटा विरोधाभास अलंकार। वो कौन सा है, विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास में क्या होगा, इसमें आपको पता चल रहा है विरोध होगा। जब कभी भी विरोधाभास मतलब जब विरोध का आभास हो, जब दो बातों में आपस में विरोध हो रहा हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, दो विपरीत बात कही जाए, दो विपरीत बात कही जाए तो वहां क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। एग्जांपल समझाता हूं कि जब से आंख लगी, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, तब से ना आंख लगी, यह आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्या कि जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, अर्थात कि जब से मैंने उसको देखा, उससे मेरी आंखें से आंखें मिली, तब से मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, ये इसका मतलब हो गया। तो मैं विरोध कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो बात तो सही में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक ही बात से विरोध कर रहा हूं, तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। क्लियर। इसका एक एग्जांपल और देता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन अब जो अगला देने वाला हूं वो बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो वो क्या है बेटा, उसको भी समझ लो कि सुलगी अनुराग की आग जहां, इसका दूसरा एग्जांपल जो है वो भी कई बार पूछा गया, पहला था, दूसरा सुलगी अनुराग की, सुलगी अनुराग की आग वहां, सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब यह हुआ कि जहां जल है आग वहां जल रही, तो तड़ाग मतलब पूरा तालाब, तो पूरा तालाब जल से भरा हुआ है, वहां आग लग रही है, तो ये क्या कर रहे हो आप, विरोध का आभास हो, जबकि विरोध का आभास की बात नहीं, क्यों, सुलगी अनुराग की आग, कि आप जहां प्यार की आग वहां जल रही है, जहां पे खूब सारा क्या है, पानी है, पानी मतलब आपकी गहराई है। तो यहां समझना क्या था, विरोधाभास में जब दो चीजों का विरोध, आग की बात चल रही है, वहीं जल की बात चल रही है, जल से भरपूर तड़ागवा, तो विरोध की बातें चल रही हैं, जब भी विरोधी बातें लिखी हो एक साथ, तो वहां कौन सा होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। एक 11 ही होते हैं, मेनली 11 ही पढ़ लेते, लेकिन एक आखिरी आपको 12वां एक और बता देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता इसलिए कोशिश कर रहा हूं वो भी बता दूं। तो एक आखिरी आज का, फिर आप चले जाना, असंगति अलंकार, है ना बेटा। वीडियो लाइक कर देना यार, अच्छी लग रही हो तो, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको सब कुछ पढ़ाने की, जितना मेरे से हो सकता है, कोशिश तो जरूरी है। संगति अलंकार, असंगति क्या होता है, असंगति होता है जहां कारण कहीं और हो, जहां कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और कार्य कहीं और, कार्य कहीं और, वहां क्या होगा, असंगति अलंकार हो। मतलब क्या बेटा, नाम में छुपा है ना असंगति, जिसकी संगति समान ना हो, कि भाई कारण तो कहीं और हो और कर्म कहां हो रहा हो, कार्य कहां हो रहा हो, सही से लिख देता हूं, और कार्य क्या हो रहा हो बेटा, कार्य कहीं और हो रहा हो, वहां क्या होता है, असंगति अलंकार होता है बेटा, वहां क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हृदय गाओ मेरे पीर रघुवर के। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये पूछा गया इसलिए, ये असंगति कराने का रीजन सिर्फ यही है क्योंकि ये आया हुआ है, इसलिए मुझे आपको ये असंगति कराना पड़ रहा है, हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, है ना। तो यहां कौन सा अलंकार होगा, असंगति अलंकार। क्यों, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनको तीर लग गया था, तब राम जी उनको गोदी में उठा के कह रहे थे कि तीर तो इसके लगाए, लेकिन दर्द ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने प्राण त्याग दिए हैं, मैं मर गया हूं, है ना। तो वहां क्या कि भाई चोट तो लगी, तीर तो लगा लक्ष्मण जी के, लेकिन दर्द किसके हुआ, दर्द हुआ
उनके राम जी के, तो वहां क्या था, असंगति अलंकार था। तो जब कोई भी कहता है ना कि भाई वो गाना आया था, चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, तो वही जो गाना है वो यही है, असंगति अलंकार की। हो तो कारण कहीं और है कि चोट तो किसी और लग रही, दर्द किसी हो रहा है, आपको हो रहा है, तो वहां क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। क्लियर बात। तो बेटा ये जितने अलंकार अर्थालंकार हो सकते थे, जितने आते हैं, एग्जाम्पल के साथ जो जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं मैंने वो वही बताने की कोशिश करें, ताकि इनमें से आपको कुछ पक जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और जितने दोस्त आपके हैं उन सभी को शेयर करना है, ताकि वो भी देखें और कुछ सीख पाए। क्लियर। तो कोशिश कर रहा हूं हिंदी पूरी कंप्लीट कराने की। आप एक बार पढ़ के जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन फंसते हैं। जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं वो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, लेकिन साथ ही साथ और प्रैक्टिस करते चलना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है, जिसकी हिंदी रीजनिंग अच्छी है वो काफी ज्यादा उन बच्चों से अच्छा हो जाएगा जिनकी रीजनिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए कोई दिक्कत रह जाए तो लाइव क्लास चलती है रात में 8 बजे रीजनिंग की, 3 बजे आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो। मिलेंगे कल रात 8 बजे, आज रात 8 बजे सॉरी, क्योंकि लाइव क्लास तो 8 बजे चलेगी, बाकी हिंदी की आपको कल मिलेगी 3 बजे जैसे रोज मिलती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।